नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा आज जो आपके सामने घटना लेकर आई हूँ, यह घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। और इसी कानपुर शहर में एक छोटा सा गांव लगता है और उस गांव का नाम है सरवन खेड़ा होता है। और सरवन खेड़ा में ही रहने वाला एक दिनेश फौजी होता है। और ये जो दिनेश फौजी होता है, यह एक रिटायर्ड फौजी होता है और इसके एक छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र 18 साल होती है। और वह जो बेटा है उसका नाम आंसू है। और वह बेटा है ना उसका, वह जन्म से ही अंधा है। और जो ये आंसू इसका बेटा था दिनेश का, यह कभी कभार ही घर से बाहर निकला करता था। अक्सर यह घर में ही रहा करता था। और दिनेश फौजी की एक बेटी भी होती है जिसका नाम दीक्षा होता है। और दीक्षा ने ग्रेजुएशन पास कर रखी थी। और ये दीक्षा ने ग्रेजुएशन तो कर ली थी और ग्रेजुएशन करने के बाद ये चाहती थी कि अब ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले और इंग्लिश से यह एमए करना चाहती थी। और दीक्षा सोच रही थी कि मैं अगर एमए में इंग्लिश से कर लूँ तो उसे कहीं अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी। और दिनचर्या कुछ ऐसी ही चल रही थी। दीक्षा थी वह अपने भाई आंसू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और दीक्षा वह अपने भाई के कपड़े धोती थी, खाना बना कर देती थी। और कुछ इसी तरह का उन दोनों भाई बहनों का प्यार था। और जो आंसू था वह भी दीक्षा के साथ बहुत अच्छा रहता था, बहुत खुश रहता था वह दीक्षा के साथ है। अब समय इनका ऐसे ही गुजर रहा था और आखिरकार वह समय आ जाता है। दीक्षा वह अपने पिता दिनेश फौजी से कहती है कि पिताजी मुझे अब आगे की पढ़ाई करनी है। और वह अपने पिताजी से आगे की पढ़ाई करने की बात करती है तो वह यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर कॉलेज में पढ़ने के लिए एक सरकारी कॉलेज में चली जाती है। और दीक्षा अपना एडमिशन सरकारी कॉलेज में करवा लेती है। और दीक्षा अपना एडमिशन सरकारी कॉलेज में इसलिए करवा रही थी क्योंकि उसका जो पिता था दिनेश फौजी, उसके कंधों के ऊपर उसकी पढ़ाई का खर्चा ज्यादा ना पड़े। और जो ये सरकारी कॉलेज में एमए करेगी तो इससे इनके घर में कुछ रुपए पैसे बचेंगे, बचत होगी। और दीक्षा यह जैसे तैसे कर अपने पिता को मना लेती है। और मनाने के बाद दीक्षा का उस सरकारी विश्वविद्यालय में एडमिशन करवा लिया जाता है। और फिर दीक्षा वह उस कॉलेज में अपना एडमिशन करवाने के बाद वह अपना सामान है वह पैक करती है। और अगले ही दिन वह कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए निकल जाती है। और वहाँ कॉलेज में वह मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। दिन रात वह मन लगाकर पढ़ाई करती है। और दीक्षा थी वह सुबह 8 बजे के तकरीबन अपने कॉलेज में जाया करती थी और शाम को वह कॉलेज से हॉस्टल में लौट आया करती थी। और उसकी कुछ दिनचर्या 3 महीने से ऐसी ही उसकी दिनचर्या चल रही थी। और लेकिन आगे आने वाले समय में दीक्षा के साथ क्या होने वाला है यह तो स्वयं दीक्षा भी नहीं जानती थी। और आखिरकार वह तारीख आ जाती है 8 अगस्त 2025 की। शाम के लगभग 7 बजे के आसपास का समय था तो आंसू अपनी बहन दीक्षा के पास फोन करता है। और आंसू है वह अपनी बहन दीक्षा से बोलता है कि दीक्षा मेरी बहन, मेरी तबीयत तो खराब है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास हॉस्टल में तो नहीं आ सकता राखी बंधवाने के लिए, मैं बीमार हूँ और तुम्हें ही जैसे तैसे कर तुम्हें ही घर पर आना होगा राखी बांधने के लिए। और फिर दीक्षा वह अपने भाई आंसू से बोलती है कि अरे चुप, तुम ये क्या बात बोल रहे हो, तुम तो नहीं आ सकते मेरे पास, तुम्हारी तो तबीयत खराब है। लेकिन कल 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन है, मैं तुम्हारे अपने घर पर राखी बांधने के लिए तुम्हें जरूर आऊंगी। और दीक्षा ने ये 2-4 बातें करने के बाद उसका फोन काट देती है। और फोन काटने के बाद दीक्षा वह अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। और फिर दीक्षा वह खाना खाती है। खाना खाने के बाद वह डेली रूटीन की तरह वह पढ़ाई करती है। और पढ़ाई करने के बाद वह सो जाती है। सोने के बाद जब जैसे ही अगली तारीख आती है 9 अगस्त, अगला दिन आता है। और दीक्षा सुबह के 10 बजे के तकरीबन अपने जिस हॉस्टल में दीक्षा रहती थी उस हॉस्टल से अपने घर के लिए निकलती है।
और वह जल्दी से बस पकड़ती है। बस पकड़कर वह अपने गांव सरवनखेड़ा के बस स्टैंड के ऊपर पहुंच जाती है। अब जो इस सरवनखेड़ा बस स्टैंड था, इस बस स्टैंड से जो इसके घर की दूरी थी वह 10-12 किलोमीटर दूर थी और वहां तक कोई बस वगैरह नहीं जाया करती थी और इसीलिए वह वहां पर कुछ समय इंतजार करती है। और इस सरवनखेड़ा के अंदर जो भी यात्री या कोई और व्यक्ति यहाँ पर जाया करता था तो वह या तो किसी ऑटो रिक्शे से जाया करता था या कोई अपने स्वयं की बाइक हो या फिर और कोई संसाधन हो उसकी व्यवस्था से सरवनखेड़ा गांव में जाया करते थे। और तभी लगभग दोपहर का 1 बजे का समय हो गया था। फिर ये जो लड़की है दीक्षा यह देखती है कि मुझे कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए या फिर मुझे और कोई संसाधन मिल जाए तो उसकी सहायता से मैं अपने गांव सरवनखेड़ा में जल्दी पहुंच जाऊं। और लेकिन दीक्षा को दूर दूर तक न तो कोई ऑटो दिखाई देता है और न ही कोई और संसाधन उसे मिलता है। वह सोचती है कि आज तो मेरी किस्मत ही खराब है, दोपहर का समय है और मुझे कोई साधन भी नहीं मिल रहा है, न ही कोई ऑटो रिक्शा मिल रहा है। और ऐसा ही थोड़ा समय बीतता तो यह लड़की सोचती है कि आखिरकार सारे ऑटो रिक्शे आज कहाँ पर चले गए हैं। और फिर कुछ समय है वह गुजर जाता है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद फिर वहां ऊपर एक ऑटो रिक्शा है वह आ जाता है उस स्थान के ऊपर और उस ऑटो रिक्शा आता है। उस ऑटो रिक्शा में कोई भी सवारी नहीं थी। उस ऑटो रिक्शा में सिर्फ एक उस ऑटो रिक्शे का ड्राइवर ही था जिसका नाम होता है राजेश। और राजेश अक्सर नशा पता करने वाला व्यक्ति होता है। और जैसे ही इस ऑटो रिक्शा राजेश ने ये इस लड़की दीक्षा को देखा तो इस लड़की ने भी इस ऑटो को देखा तो यह लड़की तुरंत दीक्षा उस ऑटो वाले के पास पहुंच जाती है और वह कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने गांव सरवनखेड़ा में पहुंचना है। लेकिन जो ऑटो ड्राइवर है राजेश वह कहता है कि तुम एक ही सवारी हो, एक सवारी को मैं लेकर सरवनखेड़ा गांव नहीं जा सकता। फिर ये जो लड़की दीक्षा ये कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, तुम जैसे तैसे कर कर मुझे अपने घर छोड़ाओ। फिर जैसे ही यह राजेश था ऑटो ड्राइवर, यह इस लड़की की खूबसूरती और इसको निहारने लगा था। गंदी नीयत से यह राजेश इस लड़की को देखने लगा था भाई। और इस राजेश ने ना, जो ऑटो ड्राइवर राजेश है, इसने मन बना लिया है कि अब यह अपने मन ही मन में एक प्लान बना लेता है और यह उस लड़की दीक्षा से कहता है कि तुम जल्दी से ऑटो में बैठो और मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक पहुंचा दूंगा। और फिर ये दीक्षा है यह उसके ऑटो में बैठ जाती है। बैठने के बाद जो ये राजेश है यह उसका जो ऑटो है वह चलाना शुरू कर देता है। और राजेश है वह जो ऑटो के आगे शीशा लगा हुआ होता है उस शीशे में इस लड़की की खूबसूरती को निहारता रहता है और इस लड़की को घूर घूर कर देखता रहता है। और फिर यहाँ से थोड़ा सा सफर है वह तय किया जाता है। सफर तय करने के बाद एक सुनसान इलाका आता है और उस सुनसान इलाके को देखकर राजेश सोचता है कि बस मेरे पास सिर्फ यही मौका है। और यह राजेश है यह वहीं पर अपना ऑटो रोक लेता है। ऑटो रोकने के बाद जो ये लड़की है दीक्षा यह पूछने पर मजबूर हो जाती है कि भैया आखिरकार बात क्या है, तुमने यहाँ पर ऑटो क्यों रोका है। और फिर ये जो राजेश है यह बहाना बनाते हुए कहता है कि आज तो मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी ऑटो आज 2 बार खराब हो चुकी है और अब ये तीसरी बार खराब हो चुकी है। फिर यह ऐसा बोलता हुआ यह राजेश है यह ऑटो रिक्शा से नीचे उतर जाता है। यह कहता है कि मैं ऑटो को चेक करता हूँ आखिरकार दिक्कत क्या हो गई है। और यहाँ पर लगभग दोपहर के 1:30 बजे के 2 बजे के बीच का समय हो जाता है। और फिर राजेश है यह देखता है कि यहाँ पर दूर दूर तक इस भीषण गर्मी में कोई भी नहीं दिखाई देता है। तो फिर यह राजेश है यह फिर से वापस अपने ऑटो रिक्शा में बैठता है और ऑटो रिक्शा में बैठने के बाद यह अपने ऑटो रिक्शा से एक धारदार हथियार उठाता है और उस धारदार हथियार को उठाकर यह दीक्षा की गर्दन के ऊपर रख देता है। और राजेश उस दीक्षा से कहता है कि अगर तुमने जरा सी भी चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन है वह धड़ से अलग कर दूंगा। और फिर लड़की है वह अंदर ही अंदर सिसक कर रोने लग जाती है। और राजेश है वह उस लड़की को कहता है कि दीक्षा तुम बिल्कुल चुप रहो, अगर तुमने जरा सी भी आवाज निकाली तो ठीक नहीं होगा और मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा ही करती जाओ। पास में ही ये ईख का खेत है, तुम वहां पर चलो।
और ये जो लड़की है दीक्षा, यह मना भी करती है और इसे मजबूर हो जाती है यह लड़की। यह बार बार इसे रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन जो यह ऑटो ड्राइवर है इसको बिल्कुल भी दया नहीं आती है इस लड़की के ऊपर। और यह राजेश है, यह देखते ही देखते उसी लड़की की चुन्नी लेकर उसका मुंह है वह बांध देता है। और यह उसके मुंह पर चुन्नी बांधने के बाद देखते ही देखते यह जो लड़का है राजेश ऑटो ड्राइवर, यह दीक्षा को लेकर उस ईख के खेत में चला जाता है। और वहां पर ले जाने के बाद यह जो राजेश है यह इस लड़की के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से इसके साथ नाजायज रिश्ते बनाता है। और जब तक इसको संतुष्टि नहीं मिलती है तब तक इस लड़की के साथ यह नाजायज रिश्ता बनाता है। प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों रूप से इससे यह शारीरिक संबंध बनाता है। और जब इसको संतुष्टि हो जाती है तो इस लड़की को यह 3-4 थप्पड़ भी मारता है। और फिर यह राजेश है यह इस ईख के खेत से बाहर निकलता है। और जैसे यह ईख के खेत से बाहर निकलता है तो जो ईख का खेत था उसका मालिक होता है जगदीश कुमार, और वह जगदीश कुमार वहां पर पहुंच जाता है। फिर जगदीश कुमार की नजर है वह इस लड़के पर पहुंच जाती है और जगदीश कुमार ने सोचा कि कोई आसपास का व्यक्ति होगा और यहाँ खेत में आया होगा। और फिर जैसे ही 2-3 मिनट का समय बीतता है तो यह लड़की दीक्षा है यह भी उसके ईख के खेत से बाहर निकलती है जैसे तैसे कर। और फिर जैसे ही जगदीश कुमार की नजर उस लड़की दीक्षा के ऊपर पड़ती है और उसके कपड़ों के ऊपर पड़ती है तो जगदीश कुमार है वह सारी बातें है वह समझ जाता है। यह जगदीश कुमार है यह उस लड़की के पास आ जाता है, लेकिन जो ये ऑटो ड्राइवर है यह वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर ये ऑटो ड्राइवर भाग रहा था तो यहाँ से फिर जो जगदीश कुमार है वह भी उसके पीछे भागता है। ये जगदीश कुमार है यह जैसे तैसे कर उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ ही लेता है। और फिर जगदीश कुमार उस राजेश को पकड़कर ले आता है और उसको पकड़कर लेकर उस लड़की के पास लाता है और उन दोनों से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे खेत में कर क्या रहे थे। और वह कहता है कि मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा और तुम दोनों की शिकायत करूंगा, आखिरकार तुम मेरे खेत में कर क्या रहे थे। तभी जो ये लड़की थी दीक्षा यह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और जोर जोर से यह लड़की रोने लगती है। और वह लड़की कहती है कि यह जो ऑटो ड्राइवर है यह मेरे गर्दन के ऊपर कुछ धारदार हथियार रखता है और मैं अपने घर जा रही थी ऑटो रिक्शा से और यह मेरे गर्दन के ऊपर धारदार हथियार रखकर मुझे इस ईख के खेत में लेकर जाता है और वहां पर मेरे साथ गलत काम करता है। फिर यह सब कुछ सुनने के बाद यह जो जगदीश कुमार है खेत का मालिक यह समझ जाता है और फिर इसने जो यह राजेश ड्राइवर था ऑटो का इसकी पहले तो इसने जमकर पिटाई की, अच्छे तरीके से इसकी खातिरदारी की। वो करने के बाद फिर ये जो राजेश है यह यहाँ पर भागने की कोशिश करता है और जैसे ये भागने की कोशिश करता है तो इस जगदीश कुमार के हाथ में एक लाठी होती है और उस लाठी का यह जगदीश कुमार है यह उसके सिर के ऊपर वार कर देता है। इससे उसका सिर में भी चोट आ जाती है और इसके सिर पर चोट लगने की वजह से ये वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर जो ये लड़की थी दीक्षा इसका ही दुपट्टा लेकर इस राजेश के हाथ पैर है वह बांध दिए जाते हैं। हाथ पैर बांधने के बाद जो ये जगदीश है यह नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करता है और फिर लगभग यहाँ से आधा से पौना घंटा वह बीतने के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है और पुलिस पहुंचने के बाद जो लड़की थी यहाँ पर दीक्षा उससे पूरी कहानी पूछी जाती है और यह लड़की दीक्षा है यह पुलिस के सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहने लगती है कि अगर ये खेत का मालिक अगर मेरे लिए फरिश्ता बनकर नहीं आया होता तो यह ऑटो ड्राइवर मुझे मार भी देता और यह आकर मेरी जान बचाई है इस खेत के मालिक ने। और फिर पुलिस है यह इस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है और जो यह खेत का मालिक था जगदीश इसको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और फिर जो ये ऑटो ड्राइवर राजेश है इसको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद पहले तो इसकी जमकर पिटाई की जाती है और फिर जब इसकी पिटाई होती है तो इसने जो अपना कबूलनामा था वह भी कर लेती है और करने के बाद यह पुलिस है इसके ऊपर एक चार्जशीट है वह तैयार करती है और यह चार्जशीट तैयार करने के बाद इसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब आगे कोर्ट में पता चलेगा कि जज साहब इस ऑटो ड्राइवर राजेश के खिलाफ क्या सजा सुनाएंगे क्या नहीं सुनाएंगे।
लेकिन यहाँ पर जो ये खेत का मालिक था जगदीश कुमार, उसकी हमें तारीफ करना चाहिए, क्योंकि अगर वह नहीं आता तो वहां पर क्या पता इस लड़की की, यह जो ऑटो ड्राइवर राजेश है, यह इस लड़की की जान भी ले लेता। और यह जो लड़की है दीक्षा, यह इसके साथ जो राजेश ने गलत काम किया था, यह लड़की अभी भी सदमे में है, अभी भी यह लड़की सदमे से बाहर नहीं आई है। और दोस्तों, इस घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आगे मिलेंगे किसी और इस ऐसी ही घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।